सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे सभी छात्र कुशल मंगल हैं। बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने से पहले हमने अपना संस्कृत व्याकरण वैभवम में पाठ 7 तक अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपको ज्ञात हो तो हमारा पाठ 7 था संख्या प्रयोगः। अब अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद हम अपने नए पाठ की ओर चलते हैं, जिसका नाम है उपसर्गः। बच्चों, आपने उपसर्ग अपनी हिंदी में भाषा में भी पढ़े होंगे, तो आप बताइए, क्या आप लोग जानते हैं उपसर्ग होते क्या हैं? बच्चों, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य के किसी भी शब्द के आगे लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं। संस्कृत में इन्हें कहा जाता है उपसर्गेन धात्व अर्थो बलादन्य अत्र नियते। मतलब कि जो उपसर्गों के प्रयोग करने पर मूल शब्द यानी कि जो शब्द जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ प्रायः ही बदल जाया करता है। तो बच्चों, आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा समझेंगे और उसके बाद इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, जब भी हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो एक बात हमारे दिमाग में आती है कि क्या शब्द जो है वो उपसर्ग के प्रयोग से पहले शब्द होता है, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास शब्द होते हैं जिनमें कुछ भी बदलाव होने से पहले वह शब्द कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों का। लेकिन जो उपसर्ग युक्त शब्द हैं, उपसर्गों का प्रयोग करने से पहले भी उन शब्दों में कुछ अर्थ होते हैं। जैसे कि आप सभी अपनी अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, मुख शब्द जो कि हमारा इस टाइम सेंटर में लिखा हुआ है, बिल्कुल उसका अर्थ आप जानते हैं होता है, मुख का अर्थ होता है चेहरा। लेकिन अगर उसमें अलग अलग उपसर्ग लगा दिए जाए तो वह अर्थ बदल जाता है। हर एक उपसर्ग का एक अलग अर्थ होता है। तो आइए हम कुछ शब्द ऐसे पढ़ेंगे कुछ ऐसे उपसर्ग पढ़ेंगे जिनका अर्थ आपको मैं बताऊंगी, जो प्रचलित अर्थ है उनका, और उनका प्रयोग शब्दों में कैसे किया जाता है। तो बच्चों, ये हमारे कुछ उपसर्ग हैं और उनका अर्थ, यानी कि जब भी कोई शब्द में इन उपसर्गों को प्रयोग में लाया जाएगा तो उस शब्द में अर्थ जो है, उस शब्द का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं इसके अनुसार होगा। जैसे कि जब हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो उसका जब भी कोई शब्द जिसमें प्र उपसर्ग लगेगा उसका अर्थ हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अधिकता, किसी चीज़ की उत्कर्षता, या उत्कर्ष मतलब खुश होने की बात, या गति यानी कि उसकी स्पीड, यश, उत्पत्ति एवं आगे चलने के बारे में बताएगा वह शब्द। परा का मतलब होगा उल्टा, पीछे, अनादर, नाश आदि। तो बच्चों, ये कुछ उपसर्ग हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें एवं इनके अर्थ को भी लिखकर याद करें, क्योंकि ये सभी उपसर्ग एवं इनके अर्थ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ आप सबने इन सभी उपसर्गों का और इन सबके अर्थों का एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इस स्क्रीनशॉट को देख के अपना कॉपी में एक ऐसी ही तालिका ज़रूर बनाइएगा। अब ये पढ़ने के बाद आप लोगों को उपसर्ग मैंने आपकी कक्षा में भी अच्छे से पढ़ाया है। आज हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वह है कि हम उपसर्ग की अभ्यास कार्य करेंगे। तो अब ये एक बार इस पाठ की पुनरावृत्ति करने के बाद अब हम इस पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं इसके पाठ अभ्यास में और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे
पूछे गए हैं। तो बच्चों, हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले इस अभ्यास से ऊपर दी हुई किम अधितम की कुछ वाक्य पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। शब्द या पद या क्रिया से पहले जुड़ने वाले शब्दांश या पदांश। शब्दांश और पदांश का अर्थ क्या होता है बच्चों? शब्दों का जो अंश हो या फिर पद का अंश, पूरा भाग नहीं, पूरा पद नहीं, पद का कुछ भाग उपसर्ग कहलाता है। बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अनु, प्र, विक या फिर निर या सम, ये सब क्या है? ये हमारे उपसर्ग हैं, क्योंकि ये किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं। पूरा शब्द नहीं होते, पर हाँ शब्द का कुछ अंश कहलाते हैं। ये उपसर्ग शब्दों या क्रियाओं में जुड़कर उनका या तो अर्थ परिवर्तन करते हैं या उन्हें संपुष्ट करते हैं। मतलब बच्चों कि ये उपसर्ग जो होते हैं ये किसी भी शब्द का अर्थ जो है उसे परिवर्तित करने में या फिर उसका अर्थ जो है बदलने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जैसे हमने अपने पाठ के शुरू में ही देखा था, एक शब्द था मुख, तो मुख का अर्थ था चेहरा, लेकिन जब उसके आगे उसके उपसर्ग लगे तो उसके कई अलग अलग अर्थ हमें मिले। जैसे कि अगर हम हार जो होता है शब्द, वह हारने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आ उसके साथ जुड़ जाए, आ उपसर्ग, तो वह बन जाता है आहार, यानी कि खाना। तो बच्चों ऐसे ही ये उपसर्ग का अर्थ है और ये उपसर्ग की एक आपका क्या कहते हैं, उसकी एक खासियत भी है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्गों को भी जोड़ा जा सकता है। बच्चों ये तो हम अपने पाठ में पहले ही समझ चुके हैं कि अगर हम किसी भी शब्द को, किसी भी उपसर्ग को कई शब्दों के साथ जोड़ के हर एक शब्द अलग अलग बना सकते हैं और हर शब्द का अर्थ जो है वह अलग ही बनेगा। अगर वी उपसर्ग को देश के साथ लगाएंगे तो वह विदेश बन जाएगा। अगर वही वी उपसर्ग जो है वो मल के साथ जोड़ेगा तो वो विमल बन जाएगा, और वैसे ही वी उपसर्ग को जय के साथ जोड़ेंगे तो विजय बन जाएगा। अब उपसर्ग तो वी ही है, लेकिन उसके साथ शब्द जो जुड़े हैं वह कभी जय था, कभी देश था, कभी मल था, कभी हार था। तो आपका हर एक शब्द अलग अलग होता है और उपसर्ग के साथ प्रयुक्त होने के बाद उन सब का अर्थ भी अलग हो जाता है। उपसर्ग अव्यय का ही एक भेद होता है। बच्चों अव्यय मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वह शब्द होते हैं जो कभी भी किसी भी स्थिति में कभी उनका अर्थ या उनका वचन लिंग की वजह से उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदा, कदा, तत्र, अत्र, कुत्र, ये सब अव्यय होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए अब चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की ओर। तो जो पहला प्रश्न हमें हमारी अभ्यास तालिका में दिख रहा है वह है अधोलिखितानि वाक्यानि वदत। इसका अर्थ है कि जो लिखे हुए, नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उन्हें बोलने का प्रयास कीजिए। बच्चों मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे सुन के आप भी अपने अपने घरों में एक बार ये वाक्य बोलने का उच्चारण, सही उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। तो पहला वाक्य है आचार्यः उपदिशति। तो दूसरा वाक्य, मैं एक बार पहला वाक्य फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आचार्यः उपदिशति, यानी कि आचार्य उपदेश देते हैं। इदं कार्यं दुष्करम अस्ति। इदं कार्यं दुष्करम अस्ति। तस्य आवासः उत्तरप्रदेशः अस्ति। सः प्रतिवर्षं प्रथमः भवति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। राजा प्रजाः प्रतिपालयति। तो बच्चों मैंने कुछ वाक्य 2 बार बोले हैं, कुछ वाक्य 1 बार बोले हैं। आशा है सभी वाक्य आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और मेरे साथ साथ आप भी इन्हें दोहराइए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं आपके मौखिकम के प्रश्नोत्तर पे। तो मौखिकम का पहला प्रश्न है पदात् पूर्वम के युज्यन्ते, अर्थात
पद से पूर्व क्या प्रयोजित होता है या क्या लगता है। तो बच्चों ये तो पूरा पाठ ही इस बात पे था। तो अर्थ है उपसर्गः पदात् धातोः वा पूर्वं शब्दः युज्यन्ते शब्दांशा वा। बच्चों अब इस प्रश्न का उत्तर है पद या धातु से पूर्व। ठीक है बच्चों, पद आपको पता है शब्द को कहते हैं, तो शब्द या धातु से पूर्व क्या प्रयोग में किया जाता है, शब्द या शब्दांश। तो बच्चों ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने ऊपर किम अधितम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा कि शब्द पद या क्रिया से पहले जुड़ने वाले शब्दांश, तो शब्दांश होते हैं बेटा, उपसर्ग होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, शब्दांश। शब्द नहीं प्रयोग होते हैं पद और धातु से पहले, शब्दांश प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आखिरी प्रश्न देखिए, उपसर्गः केषाम् एकः भेदः, यानी उपसर्ग किसके एक भेद है, किसका भेद है, जी बिल्कुल अव्ययनाम। बच्चों जैसे मैंने, आप देख सकते हैं मौखिकम में सभी उत्तर आपके जो प्रश्न की विभक्ति है उसी के अनुसार दिए हैं। आप भी हमेशा याद रखिए कि जिस विभक्ति वचन और लिंग में प्रश्न पूछा जाता है उसी विभक्ति वचन और लिंग में उसका उत्तर दिया जाता है। तो आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है लेखनम का प्रदेतेभ्यः विकल्पेभ्यः स्थूल प्रदेशु प्रयुक्तम उपसर्गम चिनुत। मतलब कि जो हमारे दिए हुए आपके वाक्य हैं उनमें से जो बहुत हाईलाइटेड वर्ड है उसके उपसर्गों का बताना है हमें। तो बच्चों मैं आपको पहले ही ये उपसर्ग बता चुकी हूँ पर फिर से दोहराती हूँ। उद्याने पुष्पानि विकसन्ति, तो विकसन्ति शब्द को आपको रेखांकित किया गया है। तो आपका स्थूल पद जो है वह है विकसन्ति, तो विकसन्ति में आपका उपसर्ग क्या होगा, विक। जी बिल्कुल सही। शिष्य गुरुम अनुसरति, मतलब कि इसमें क्या है, अनु उपसर्ग है, क्योंकि अ उपसर्ग हो नहीं सकता, अन उपसर्ग होता नहीं है। अब नगरम उभयतः उपवनम अस्ति, तो बेटा उपवनम में क्या है आपका उपसर्ग, जी बिल्कुल उप, क्योंकि वनम तो हमारा पीछे का पद है। अब बच्चे एक बात इससे आपको समझ आ रही होगी कि उपसर्ग हमेशा आगे के पद को ही बोलते हैं। तो अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो ध्यान रखिएगा, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, इस वाक्य का अर्थ तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है आपका, जी प्रति। ईश्वरः निराकारः अस्ति, ईश्वर निराकार है, ईश्वर को कोई एक आकार में तो आप नहीं वो बता सकते। तो इसमें आपका निराकार में क्या उपसर्ग होगा, जी इसमें है निरुपसर्ग। अब आपका आखिरी प्रश्न आज का है प्रश्न 2, जिसमें है उदाहरण अनुसारम उपसर्गेन सह क्रियापदम युज्यत, मतलब उदाहरण देखकर उपसर्ग से क्रियापद को प्रयोग करें, उपसर्ग के साथ क्रियापद का प्रयोग करें। अब पहला उदाहरण क्या है, ही गंगा हिमालयात निर्जमा गच्छति। तो बच्चों आपको मैंने बताया गंगा हिमालय से क्या होती है, निकलती है, तो निर्गच्छति। त्वम मित्रम डैश अनु प्लस सरसी, अनु प्लस सरसी मतलब अनुसरसी, अनु का मतलब होता है पीछे जाना, पीछे चलना या पीछे रहना। तो तुम मित्र के पीछे चलो। सह गृहम प्रजमाविशति प्रविशति, उसने घर में प्रवेश किया। अहम दीनम उपकरोमि, मैं दीनों की ऊपर उपकार करता हूँ। रमेशः उद्याने विहरति, रमेश उद्यान में घूमता है। सह सर्वं वृत्तांतम निवेद्यति, वे उसने सारा वृत्तांत कहा। तो बच्चों अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रथम भाग में लगता है एवं वाक्य, अगर आप जैसे आप देख सकते हैं गच्छति का मतलब जाना होता है, लेकिन निर के लगने से उसका अर्थ निकलना बन गया, निकलती है।
तो बच्चों ऐसे ही आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको कुछ ऐसे अव्यय शब्द देखने हैं आपकी जो आप रोज़ाना प्रयोग में लाते हैं, जिनके अगर उपसर्ग हटा दिए जाए तो उनका अर्थ अलग हो जाता है, और आपको मुझे उपसर्ग युक्त अर्थ और उपसर्ग विहीन अर्थ उन शब्दों का बताना है कक्षा में। तो तब तक अगली कक्षा तक आप बस इतना सा कार्य करें। मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। धन्यवाद।